गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे स्विट्ज़रलैंड का संविधान। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में आपने पढ़ा है स्विट्ज़रलैंड की विशेषताएं। उसमें आपने पढ़ा कि क्या है स्विट्ज़रलैंड की विशेषता कि निर्मित एवं लिखित संविधान है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था वो निर्मित यानी निर्माण किया हुआ और लिखित संविधान है। अगला जो पढ़ा था वो था कठोर संविधान। अमेरिका के संविधान की तरह ही स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी क्या है, कठोर है। अगला पढ़ा था संघात्मक शासन प्रणाली। और आज जो पढ़ रहे हैं विशेषता वो पढ़ रहे हैं अपन गणतंत्र यानी जनता के द्वारा चुने जाने वाली विशेषताएं। आपने पढ़ा है कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किसको माना गया है, जनता को, और अमेरिका में राष्ट्रपति को, और वहाँ पे आपने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा उसमें राजा को। यानी इसमें आपने जो गणतंत्र जो विशेषता है इसकी गणतंत्रात्मक इसमें है कि स्विट्ज़रलैंड में संघीय शासन का अध्यक्ष एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। संघ का जो शासन है वो कौन होता है, वो निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। उसका संचालन एक निर्वाचित व्यक्ति के अंतर्गत किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में राज्य सब नागरिकों का विषय है। ठीक है। एवं उसका नेतृत्व है न तो पैतृक हो सकता है और न ही एक निर्वाचित व्यक्ति के हाथों में सौंपा जा सकता है। यानी न तो ब्रिटेन की तरह का संविधान है और न ही अमेरिका की तरह का संविधान है। ब्रिटेन में तो क्या है कि राजा के हाथों में सारी शक्ति सौंपी गई है और अमेरिका के संविधान में क्या है, राष्ट्रपति में सारी शक्तियां निहित हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि आपने स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान पढ़ रहे हो इसमें क्या है, निर्वाचित व्यक्ति के हाथ में सौंपा जा सकता है। यानी निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति होता है लेकिन उसके हाथ में सारी शक्ति नहीं दी जाती है। अर्थात शक्ति का अंतिम स्रोत क्या होता है, जनता के हाथ में है। यानी जो भी कोई यदि ऐसे लगता है कि यहाँ पे किसी भी मतलब व्यवस्था में अव्यवस्थित हो रही है तो वह है जनता के द्वारा उस शक्ति का अंतिम जो स्रोत माना गया है वो जनता के हाथ में ही माना गया है। यानी तो अगली जो विशेषता है वो क्या है, गणतंत्र। यानी स्विट्ज़रलैंड में शासन का अध्यक्ष को एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है और उसका संचालन एक निर्वाचित व्यक्ति के अंतर्गत किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में राज्य सब नागरिकों का क्या है, विषय है और उसका नेतृत्व है न तो पैतृक हो सकता और न ही एक निर्वाचित व्यक्ति के हाथ में। यानी न तो जन्म के आधार पर वंशानुगत है और न ही ऐसा है कि उसको चुन लिया तो सारी शक्ति उन्हीं के हाथ में सौंपी जा सकती है। शक्ति का जो अंतिम स्रोत है वह जनता के हाथ में बताया गया है। अगली विशेषता है बहुल कार्यपालिका। यानी बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में क्या है, कार्यपालिका शक्ति को निहित बताई गई है। यानी उसमें केवल राष्ट्रपति ही नहीं होता है। ठीक है ना। स्विट्ज़रलैंड संविधान के अंतर्गत बहुल कार्यपालिका है जिसमें 7 सदस्य होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन 4 वर्ष के लिए संघीय संसद के द्वारा होता है। इन सभी सदस्यों की स्थिति समान होती है। ठीक है। इनमें सदस्यों की स्थिति समान होती है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से 1 वर्ष के लिए सरकार प्रधान होता है। इस प्रधान को ही स्विट्ज़रलैंड का राष्ट्रपति कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्र की धुरी नहीं होता है उसमें तथा सरकार के अन्य सदस्य में कोई अंतर नहीं होता। वह किसी भी प्रकार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा क्या कर सकता है, राष्ट्र के संचालन का उत्तरदायी नहीं होता है। यानी ये 4 वर्ष के लिए एक राष्ट्रपति को चुना जाता है, उसके हाथ में ही सारी शक्ति को नहीं, बहुल कार्यपालिका है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बारी बारी से उनके हाथ में कार्यपालिका सौंपी जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। अर्थात स्विट्ज़रलैंड के रक्त और अस्थियों में लोकतंत्र समाहित हैं। यानी स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा ही प्रतिनिधि को चुना जाता है और जनता को ही अंतिम जो शक्ति है वो जनता के हाथ में ही निहित बताई गई है। अर्थात स्विट्ज़रलैंड के रक्त और अस्थियों में लोकतंत्र समाहित हैं। यानी उनके क्या है, उनके शरीर के अंदर अस्थियों में और उनके रक्त के अंदर क्या है, लोकतंत्र ही समाहित है। अर्थात देश की जनता कानून बनाने में भाग लेती है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को रद्द भी कर सकती है। यानी यदि जनता को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये स्थिति है, ये खराब है, ये अच्छी वो नहीं है जनता के लायक, तो उस कानून को क्या कर सकती है, जनता रद्द भी कर सकती है। आज भी स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखा जा सकता है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को चुनने एवं कानून निर्माण में
जनता की महत्व भूमिका होती है, ठीक है ना। यदि प्रशासनिक अधिकारियों को चुनते हैं तो किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा ही चुना जाता है। इसलिए कानून और निर्माण में जनता की महत्व भूमिका बताई गई है। साथ ही जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाकर उनके पद को समाप्त भी कर सकती है। यानी इतनी उनके पास शक्ति बताई गई है कि उनको रद्द भी कर सकती है और कानून बनाए हुए, यदि वो ऐसे नहीं है कि ये कानून निर्माण जनता के महत्व का नहीं है, तो उसको क्या जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाकर उनके पद को समाप्त भी कर सकती है। स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता के अंदर जो अपन ने तुलना पढ़ी है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में और अमेरिका के संविधान में क्या क्या आपस में तुलनाएं हैं। स्विट्जरलैंड का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। तो अमेरिका का संविधान भी क्या है, लिखित संविधान है। और स्विट्जरलैंड का संविधान क्या है, निर्मित संविधान है। और अमेरिका का संविधान भी क्या है, निर्मित संविधान है। स्विट्जरलैंड का संविधान है अचल संविधान और वहाँ है अचल संविधान। संघीय शासन प्रणाली है स्विट्जरलैंड में, और अमेरिका में भी क्या है, संघीय शासन प्रणाली बताई गई है। स्विट्जरलैंड में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अमेरिका में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बताया गया है। स्विट्जरलैंड में है बहुल कार्यपालिका और अमेरिका में बताई गई है एकल कार्यपालिका, क्योंकि एकल कार्यपालिका है, राष्ट्रपति के हाथ में क्या है, सारी शक्तियाँ निहित हैं। जो भी कुछ कार्य करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। आपने पढ़ा है कि संपूर्ण देशों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक है तो वह है अमेरिका का राष्ट्रपति बताया गया है। तो वहाँ का जो है वो क्या है, एकल कार्यपालिका है। और औपचारिक अधिकार पत्र का संविधान में प्रावधान है स्विट्जरलैंड में। अमेरिका में अधिकार पत्र संविधान का एक अंग है। स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति बताई गई है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। दोनों सदनों के समान अधिकार बताया गया है स्विट्जरलैंड में। लेकिन अमेरिका में क्या है, दोनों सदनों में क्या है, सबसे ज़्यादा आपने क्या पढ़ा था कि सीनेट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है। संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली का मिश्रण है। संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली का क्या है, वहाँ पे स्विट्जरलैंड में मिश्रण है। और अमेरिका में क्या है, अध्यक्ष शासन प्रणाली है। बहुदलीय प्रथा है, यहाँ पे अमेरिका में द्विदलीय प्रथा है। स्विट्जरलैंड के अंदर शांत राजनीतिक वातावरण है और अमेरिका में है राजनीतिक हलचलों वाला देश माना गया है। तो आपने जो ये विशेषताएं पढ़ी हैं कि इनमें लिखित अलिखित कठोर संविधान है, आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं है, जनता के हाथ में सारी शक्ति निहित है या राष्ट्रपति के हाथ में सारी शक्ति निहित है। तो संविधान एक जीवित कानून है, कानून होता है। देश और काल की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान में अदला बदली परम आवश्यक है। यानी किसी भी देश में संविधान बनाया जाता है तो उसके अंदर अदला बदली यानी हेर फेर अवश्य किया जाता है। संविधान स्थायी नहीं होते हैं। यदि ऐसा मान लिया जाए तो संविधान की तुलना धर्मशास्त्र से की जाने लगेगी, ठीक है ना। तो इसलिए संविधान को स्थायी नहीं माना जा सकता है और इनको अदला बदली, इसमें हेर फेर किया जा सकता है। यदि संविधान में सरलता से संशोधन नहीं किया जा सके तो क्रांति ही प्रगति का अंतिम उपहार बन जाती है। यानी अंतिम जो उपाय है वो क्या है, क्रांति। या तो आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं होता है तो उससे क्या होती है, क्रांति उत्पन्न होती है। संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा संविधान का विकास होता है, अन्यथा संविधान गतिहीन बन जाते हैं। तो इसलिए आपने कुछ अब स्विट्जरलैंड की विशेषता पढ़ी है, उसमें गणतंत्रात्मक है, बहुल कार्यपालिका है और क्या पड़ा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यानी वहाँ की जनता प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि चुनती है और यदि उसके हाथ में यदि शक्ति ऐसे लगता है कि भाई ये अपना अच्छा हस्तियों में लोकतंत्र का समाहित नहीं है तो उसमें जनता कानून बनाने के अर्थात देश की जनता कानून बनाती है तो वो कानून को बनाने में और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द भी कर सकती है। ये शक्ति सारी किसके हाथ में है, जनता के हाथ में बताई गई है।